खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। मन सहरा है प्यास का, तन जख्मों की सेज, सारी धरती करबला, मौला पानी भेज। हमारे मसाइल में हमने अपने बहुत से मसाइल पर अक्सर गुफ्तगू की है जो ज्यादातर हमारी उस कम्युनिटी से जुड़े हुए रहे जिनसे हम आते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे नाजरीन में शामिल हैं। लेकिन पानी एक ऐसा मसला है जिसके साथ न सिर्फ पूरा मुल्क जुड़ा है बल्कि पूरी धरती जुड़ी हुई है। हमारे यहां अक्सर ऐसे त्योहार हम लोग मनाते हैं जिनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी से होता है। यूं तो सभी त्योहारों का ताल्लुक जो है इंसानी जिंदगियों से होता है, कुछ धर्म से जुड़े होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका ताल्लुक समाज से भी होता है। धर्म और समाज मिलकर ही हमारी पूरी जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं। आज हम आपको करबला लेकर चलेंगे। करबला का जो ताल्लुक प्यास से है, सारी धरती करबला, मौला पानी भेज। पानी दुनिया की एक ऐसी समस्या, एक ऐसा मसला बनता जा रहा है कि जो आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि कहीं जंग की सूरत ना ले ले। अगर बरसात थोड़ी ताखीर से आती तो हम दिल्ली में भी सबको अलतश अलतश यानी हाय प्यास करता हुआ पाते। कई दरिया नदी नाले सूखते जा रहे हैं क्योंकि इंसान ने मजहब को ढंग से समझा नहीं है। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं, उन्हें बहुत कुछ कहना है। और हमारे दरमियान जो बच्चे मौजूद हैं उन्हें बहुत कुछ आज सुनना है। उन्हें सुनना है कि करबला क्या है, प्यास क्या है, और इस प्यास को हम किस तरह अपनी जिंदगी में एक तामीरी तौर पर लेकर आ सकते हैं और पानी बचा सकते हैं, साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं, साफ और पीने के पानी का इंतजाम कर सकते हैं। हम गंगा को किस तरह साफ कर सकते हैं, वो गंगा जो कि हमारी एक अहम वसीला है पानी का, हम उसको किस तरह से साफ कर सकते हैं, किस तरह अपनी नदियों को साफ कर सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। हम गौर करेंगे क्या करबला हमको पानी की बचत की तरफ लेकर जा सकती है, क्या करबला हमको दूसरों की प्यास का एहसास करा सकती है, क्या करबला की कुर्बानी हमारी जिंदगियों को हमारे लिए एक मशले राह बन सकती है कि नहीं। आइए मैं तारुफ करा दूं, हमारे दरमियान जो 4 अहम शख्सियात मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है आली जनाब मौलाना इरफान हैदर साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी से मौजूद है डॉक्टर अमित सुमन साहब। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। समाज में तब्दीली के लिए हमेशा कोशा रहने वाले, समाज की बहबूदगी के लिए काम करने वाले और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले डॉक्टर कलीमुल हफीज साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। समाज में, पूरे मुआशरे में एक मस्बत सोच के जरिए किस तरह हम अपने अंदर बेहतर बदलाव ला सकते हैं, किस तरह खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, इंटरफेथ डायलॉग्स कर सकते हैं, उसकी तबलीग करते हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। इरफान हैदर साहब, हमारे दरमियान ये जो बच्चे मौजूद हैं ये एक ऐसे इदारे से हैं जहां वो मीडिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। यहां आने से पहले मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि आप करबला को कितना जानते हैं, आप प्यास को कितना जानते हैं। तो हम देखिए, इन बच्चों की जितनी उम्र हो गई होगी इतने इन्होंने जुलूस करबला के, मुहर्रम की छुट्टियां तो जरूर मनाई होंगी स्कूलों में, तालीम में। तो मुझे महसूस ये हुआ कि इनको करबला के बारे में, प्यास के बारे में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं चाहूंगा मुख्तसर आप इनको एक करबला का जायजा दे दीजिए, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी का और प्यास का जायजा दे दीजिए ताकि इनको भी पता चले आज हम क्या बात कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, करबला एक हक और बातिल की लड़ाई का नाम है, जहाँ पर यजीद इब्न माविया अपने इंतहाई जुल्म के ज़रिए से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुका था और उसका ये मकसद था कि अगर मैं जुल्म के ज़रिए इमाम हुसैन से बैत ले लूँगा तो दुनिया पे तो हुकूमत है ही है, मैं और मज़हब का लिबास पहन कर
पूरी कायनात पे छा जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाकर, जुल्म ही नहीं बल्कि हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाकर छोटे छोटे बच्चों को करबला की सरजमीन पर ले जाकर करबला को अपने हाथ से खूबसूरत अंदाज से इस तरीके से उस गुलदस्ते को सींचा कि जहाँ पर आपके साथ में एक छोटा सा अली असगर 6 महीने की उम्र थी, उसके लिए आपने इस फौज अश्किया से पानी तलब किया। फौज अश्किया की तरफ से पानी के जवाब में एक तीर मिला और तीर उस बच्चे के गले पर लगा। गले पर तीर लगने के बाद में आपने, सच बताइए उस वक्त इमाम हुसैन कितना बड़ा इंतकाम ले सकते थे इस पूरी दुनिया से, लेकिन इमाम हुसैन ने इंतकाम न लेकर जैसे ही आसमान की तरफ उस खून नाहक के कतरों को उछालना चाहा तो आवाज़ कुदरत आई, ए हुसैन, अगर एक खून का कतरा, नाहक खून का कतरा मेरी तरफ आ गया तो क़यामत तक एक भी कतरा आपका नाजिल नहीं होगा, यानी पानी नाजिल नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगी के लिए पानी अहम है, क्योंकि ख़ुद कुरान मजीद का इरशाद है कि व अंज़लना मिनल मौसरात मअन सज्जजा, हमने तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए मूसलाधार बारिश को नाजिल किया इन बादलों के ज़रिए। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने की खातिर उस खून के कतरों को आसमान की तरफ नहीं फेंका, बल्कि अपने चेहरे पे मलने के बाद में कहा कि मेरा असगर रहे ना रहे लेकिन इंसानियत बाकी रहे। पूरी कायनात में अगर पानी नहीं बरसेगा तो पूरी दुनिया आज ख़त्म हो जाती। करबला एक हकीकत यह है कि यहाँ पर जुल्म के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ और जिना के खिलाफ इमाम हुसैन ने हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाकर साबित कर दिया कि मेरा घर रहे या ना रहे। इस्लाम में जब जब भी अजीज़ान मोहतरम आप कोई भी तारीख उठाकर देख लेंगे कि कोई सी तारीख नहीं बता सकती कि किसी की जान ले सकते हैं। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी जान की कुर्बानी लगा दीजिए ताकि दूसरे के इंसान की जान बच जाए। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला में छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर, अपने साथ औरतों को ले जाकर बता दिया कि मैं यहां जंग करने के लिए नहीं आया हूं बल्कि एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया हूं। और यही वजह है कि आज पूरी कायनात में जो सबीलें लगती हैं, जो पानी पिलाया जाता है, उसमें हमारे साथ हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब मिलजुल कर जो सबीलें लगाते हैं वो इसलिए बताते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी एक मजहब के लिए नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के बचाने के लिए थी। आज इसीलिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जहां जहां इंसानियत है वहां वहां हुसैनियत है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि इस्लाम को अगर जिंदगी बख्शी है तो इमाम हुसैन ने बख्शी है। अगर इंसान को, अगर पूरी तारीख का आप जायजा ले लीजिए कि आज जहां जहां इंसानियत है वहां वहां हुसैनियत है और जहां जहां हुसैनियत है वहां वहां इंसानियत है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाह, सुभान अल्लाह। और ये वो हजरत इमाम हुसैन थे जिन्होंने, जो अपने पास सारा पानी था, जब दुश्मन की फौज उनको रोकने आई तो वो लोग प्यासे थे, अपना पानी उनको पिला दिया था। डॉक्टर अमित सुमन, जब हम पानी की बात करते हैं, आजकल जिंदगी में हम देखते हैं कि पानी बचाओ की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्लास्टिक बोतल का जो इस्तेमाल भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या आपस में कंट्राडिक्शंस नहीं है, तजाद नहीं है? सबसे पहले तो पानी को हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, उस मुतालिक से मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास में अगर आप हिंदुस्तानी जो तरबियत रही है वहाँ से अगर हम बात करें, मतलब आदिकाल से बेसिकली, तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंसानियत की तरबियत होती है हमारे घर में, वहाँ भी सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि कोई भी भूखा प्यासा हमारे घर आए या कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले पानी उनको पूछते हैं। और ये पानी की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और ये किसी एक खास मजहब की परंपरा नहीं है। ये बेसिकली साझी संस्कृति, जिसको हम लोग कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसका एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक अलग से मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय, जिसका काम ही है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन, किस तरीके से जो इशू ऑफ वाटर है उसको हम कैसे रेज कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ जो वाटर के रिसोर्सेज है वो दो हैं, आइदर धरातल से पानी आता है या बरसात के पानी को हम संचय करते हैं डिफरेंट नदियों में, तालाबों के ज़रिए। आपको ये जान के हैरानी हुई, खास करके यंग बच्चों को, कि जो जितनी पानी हमें चाहिए हिंदुस्तान में, एटलीस्ट हम फॉर्चुनेट हैं, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है
कि ऑलमोस्ट उससे 40% ज़्यादा बरसात का पानी हमें मिलता है, जितनी हमारी ज़रूरत है। जितनी खपत है उससे 40% ज़्यादा हमें पानी मिलता है। फिर भी हिंदुस्तान के कई शहर, अभी ताज़ा उदाहरण चेन्नई का था कि अगर बारिश नहीं हुई होती तो चेन्नई में बहुत बड़ी मतलब त्रासदी आ सकती थी, और वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि हम लोग अवेयर नहीं हैं। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। आप सब दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, और दिल्ली में अगर आप देखें तो आज भी अग्रसेन की बावली, खारी बावली, ये सब जगह जो काफ़ी फेमस हैं, वो क्यों फेमस हैं? मैं बात कर रहा हूँ वो सल्तनत पीरियड की, मैं बात कर रहा हूँ मुग़ल काल की। उस ज़माने, इवन उसके पहले भी हमारे यहाँ पानी को बचाने की बहुत बड़ी एक परंपरा थी। आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली शहर की, अगर हम बात करें तो जो यमुना नदी किसी ज़माने में मुग़ल सल्तनत के दौर में या उसके पहले हम जाएं तो वो दिल्ली एक तरह से यमुना के बारे में कहा जाता था कि वो दिल्ली का गहना है, और गहना खूबसूरत हो तो आपके इंसानी जो फीचर्स हैं आपके वो भी और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यमुना का हाल अगर आप देखें, बेहतर है कि हम बात ना करें जितनी उनकी बुरी हालत है। वाटर कंजर्वेशन को लेके मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि वाटर कंजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी, हम कई बार अपने घर में ही चाहे वो कहें अनअवेयरनेस की वजह से या और वजहों से हम पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्राकृतिक रूप से जो हमें संदेश मिला उसको इमाम हुसैन ने फॉलो करते हुए और पूरी दुनिया के पानी को बचाया। अभी ताज़ा अखबारों में रिपोर्ट आई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगला जो विश्व युद्ध है वो बेसिकली वाटर क्राइसिस पे ही होने वाला है। पानी पे किसका कितना हुकूमत होगा, अगली लड़ाई हम आगे भी बात करेंगे कि पानी को कैसे कंजर्व करें। मेरा ख्याल है मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि अभी ख्वाजा साहब को शामिल करूंगा तो ख्वाजा साहब के बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे ब्रेक ले लेता हूँ। और आपको सोचना है कि पानी किस तरह बचाया जाए, क्योंकि पानी अगर नहीं बचेगा तो फिर आपकी जिंदगानी नहीं बच सकती है। हम कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अगर सारे जमाने को साथ लेके चलना है तो पानी तो बचा नहीं होगा। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है, और हम आज बात कर रहे हैं पानी के हवाले से। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता भी मेरी प्यास का पानी से नहीं है, लेकिन जो पानी का रिश्ता है हमसे वो बहुत मजबूत है, उस पर बात करनी है। ख्वाजा साहब, जो अभी हमने बातचीत की वक्फे से कबल, ये जो हम करबला के हवाले से पानी के बचाव की बात कर रहे हैं वो कितनी अहम है? छोटी छोटी 2-3 चीजें इन बच्चों को बताना चाहता हूँ ताकि ये समझ लें। बेशक। करबला ये आप सुनते चले आ रहे हैं एक जमाने से। मैं इसको तोड़ूंगा, इस शब्द को जो है कर्ब कहते हैं तकलीफ को, और बला एक ऐसा लफ्ज और शब्द है जिसको हम सब यूज करते हैं। बला की गर्मी है, इस्तेमाल करते हैं नहीं करते। यानी करबला का वो मैदान है कि जहां पर तकलीफ जो है उसकी अगर कोई इंतहा या उसकी कोई था हो सकती है तो उसको भी पार कर लिया गया, इसलिए वो मैदान ने करबला है। ठीक है। दूसरी बात जो मौलाना साहब ने कही, एक लफ्ज आया बीच में, बैत, अनुयायी बन जाना। हजरत इमाम हुसैन के अनुयायी, उनके फॉलोवर्स, उनके मानने वाले। सामने कौन है? सामने एक ऐसा रूलर है जो अपने जुल्म से, अपने अत्याचार से, अपनी नाइंसाफी से और अपने शासन की बजाय अपनी शासनहीनता से जो है वो तमाम दुनिया पर एक जुल्म का निज़ाम नाफिज करना चाहता है, जिसके खिलाफ हम अगर हिंदी में कहें तो धर्म युद्ध होता है, और अगर हम इस्लाम में कहें तो जिहाद होता है। तो जिहाद की सबसे बड़ी कोई जिंदा अगर मिसाल हो सकती है तमाम कायनात के लिए, मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मैं तमाम कायनात, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, हो सकती है, तो उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो जड़ है वो मैदान करबला है, और उसमें उन तमाम लोगों ने जिन्होंने शहादत दी। इसलिए मैं जब हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र करता हूँ तो मैं हज़रत इमाम हुसैन थे ये जिक्र नहीं करता, क्योंकि शहादत जिसको नसीब होती है वो कभी मरता नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी अपनी कुर्बानी के साथ जिंदा हैं, और हमेशा जो है वो जिंदा रहेंगे अपनी उस तालीम के साथ में जो उन्होंने पूरी इंसानियत को जो है तालीम दी है। अब आइए दूसरी बात पर। देखिए,
प्यास किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखती, प्यास किसी संस्कृति से ताल्लुक़ नहीं रखती, प्यास इंसान और इंसानियत से ताल्लुक़ रखती है। तो आज जो तहसीन भाई प्रोग्राम कर रहे हैं वो जोड़ का प्रोग्राम है। दुनिया में दो तरह की शक्तियाँ और क़ुव्वतें होती हैं। एक होती है जो जुल्म के साथ खड़ी होती हैं बड़ी डटाई के साथ में, और जुल्म को जस्टिफाई भी करती हैं, उसके लिए दलील भी लाती हैं, तर्क भी लाती हैं और फिर उस पर अड़ती भी हैं। और एक वो शक्ति होती है जिसको मैं असल शक्ति और असल क़ुव्वत और असल ताकत का सरचश्मा मानता हूँ, वो होती है कि नेकी के साथ, भलाई के साथ, अच्छाई के साथ कौन खड़ा हो रहा है। तो आज का जो वक्त है जिसमें पानी इतना बड़ा मसला होने जा रहा है कि इंसान इंसान से अब किसी और चीज़ पे शायद न लड़े, वो पानी पे लड़े। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की दो जिम्मेदारियां और दो फ़र्ज़ जो हैं उसके बन गए। पहला तो ये बन गया, जब हमें ये मालूम है कि पानी कम हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल और ग्लोबल इशू बन के आ चुका है और बार बार हमको चेताया जा रहा है, मिनिस्ट्री बन गई है, एनवायरनमेंट की अलग मिनिस्ट्री है, पानी की अलग मिनिस्ट्री बनी है, ये सब क्यों हो रहा है? और तमाम दुनिया में जो पानी के कंजर्वेशन पे और प्रोटेक्शन पे जो डिबेट हो रही है और तमाम दुनिया के अंदर ये बात चल रही है कि अगर कोई अब आगे कोई जंग हुई वो किसी और चीज़ पे नहीं होगी बल्कि वो पानी पे होगी। लिहाजा यंग जनरेशन जो हमारे सामने यहाँ बैठी हुई है, आपकी भी जिम्मेदारी है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो दिल्ली में पानी आपको टैप से पानी मिल जाता है कि आपने खोल दिया तो वो पानी बंद ही नहीं होता, आप साबुन लगा रहे हैं फिर भी पानी चल रहा है, ठीक है ना, आप बदन मल रहे हैं फिर भी पानी चल रहा है और पानी बाल्टी में भरा हुआ बहता चला जा रहा है। आप ज़रा आंख बंद करके एक लम्हे के लिए जैसलमेर के बारे में सोचिए कि जहाँ पर लोग कई कई मील मटकियों में लेके जाते हैं और एक मटकी पानी इधर और एक मटकी पानी इधर लेके चले आते हैं और फिर उसमें उन्होंने खाने भी पकाने होते हैं और अपने घर भी चलाने होते हैं और जिम्मेदारियाँ भी चलानी होती हैं। लिहाजा पानी जो है उसको हम ये समझ लें कि आज की दुनिया का और हम सब का सबसे बड़ा मसला जो है सियासी नहीं है, सबसे बड़ा मसला इंसानी है और वो इंसानी मसला जो है पानी है। वाह, कलीम साहब, हमने जो ये इतनी बातचीत की, अब आप एक सामाजिक कारकुन हैं और एक बिल्कुल, आप तो बिल्कुल यमुना के सामने ही रहते हैं और आपने अपने सामने उस यमुना को जो सिकुड़ते देखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या रास्ता है कि इस पानी को जो है संभाला जा सके। मैं पहले एक शेर के साथ, क्योंकि आपका प्रोग्राम एक शेर के साथ बात शुरू करूं अपनी, कि जिंदगी सबकी है मौकूफ यहाँ पानी पर। वाह, जिंदगी सबकी है मौकूफ यहाँ पानी पर, जिंदा रहना है तो पानी को बचाना होगा। वाह वाह वाह। बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर, मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट पे जरूर बोलूंगा इसके पानी के, क्योंकि पानी सिर्फ इंसानियत को जरूरत नहीं है पानी की, पानी को जानवरों के लिए भी जरूरत है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरत है, या यूं कहें कि इस पूरी कायनात में, ब्रह्मांड में जो भी जिंदगी है वो जिंदगी तभी है जब पानी है। तो पानी को सिर्फ इंसानियत तक भी आप नहीं रोक सकते, ये तो पूरी कायनात की जिंदगी का सवाल है। अब सवाल ये है कि मजहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, करबला का वाकया, करबला की जंग बिल्कुल रिलेवेंट, उसका जो भी रिलेवेंस था वो दो हमारे हजरत ने बता दिया। लेकिन मैं हिंदुस्तानी पस मंजर में कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। वो ये, सबसे पहले तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूजर कंट्री है। इवन चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। सन 60 तक हम जब तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, हरित क्रांति नहीं आई थी, तब तक हम सिंचाई के लिए कोई 30 से 35% पानी ग्राउंड वाटर यूज करते थे, बाकी नेचुरल वाटर आता था, उससे हम अपना खेती करते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद हम ग्रेन प्रोड्यूसर बन गए, खाद्यान्न हम उत्पादन करने लगे, उसमें सबसे ज्यादा पानी हमने ग्राउंड वाटर यूज करना शुरू किया और आज की तारीख में हिंदुस्तान 75% पानी ग्राउंड वाटर लेता है। और उसके बाद जो नुकसान है उसका वो ये है कि वो जो मिसमैनेजमेंट है इरिगेशन का, यानी पानी तो उसने जमीन से निकाल लिया किसान ने, लेकिन वो प्रॉपर यूज नहीं करता और वो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता। दूसरी वजह है शहरों का बिना किसी प्लानिंग के फैल जाना।
उसकी जो मिसाल है वो दिल्ली है। दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे आबादियां बस गई लेकिन उनके नीचे पोर्टेबल वाटर ही नहीं था। तीसरा जो मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि आप सब नौजवान हो, वो ये है कि यहाँ कानून की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए कानून बने हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि जहर निकल रहा है बाद में, और जहर के लिए कानून है कि भाई इसको आपको इस तरह से डिस्पोज करना है, ये चैम्बर्स लगाने हैं, ये मशीनरी लगानी है। लेकिन चूंकि यहाँ सबसे बड़ा जो दानासुर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मौजूद है, वो करप्शन है। उस करप्शन की वजह से वो पॉल्यूशन कंट्रोल वाले को पैसे देता है और वो जहर एज इट इज चला जाता है। और वो जहर जहां जा रहा है, यानी वो नदियों में जा रहा है। आपने बेंगलोर की नदी देखी होगी जो झील में और फिर एक नाले में कन्वर्ट हो गई। ऐसी हमारी जमुना है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पानी अवेलेबल भी है वो कंटामिनेटेड होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो करप्शन है वो उन कानून को नाफिज नहीं होने दे रहा है जो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद एक स्टडी के मुताबिक 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का पानी घरों में मौजूद नहीं है। और एक स्टडी ये कहती है कि जो शहर हैं जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, पानी हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो टैप खुला छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जंग होगी तब होगी, ये तो तय है। एक स्टडी ये बताती है कि 2020 में होना था, अगर बारिश नहीं होती 2020 में 40 शहर हमारे चपेट में आ जाते। लेकिन 2050 तक तो ये तय है कि अगर यही हालात चलते रहे, क्योंकि ये आपका मैन मेड क्राइसिस है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। क्योंकि जब भी हम कभी पानी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें ख्याल आता है डैम, हमें ख्याल वो नहीं आते कुएं बावली नहीं आती। भले से पिछली सरकार ने काम किया था कि वो नरेगा स्कीम ला करके उन्होंने वो तालाब खुदवाना शुरू किए थे। लेकिन अगेन वही बात है, जब करप्शन इस कदर है कि वो तालाब सिर्फ कागजों में खुद जाता है। मैं बच्चों आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लागू करे, खास तौर से पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, या जिस तरह से नरेगा में तालाब खोदने के लिए, तो आप लोग जागरूक होकर उस को प्रॉपर इंप्लीमेंट कराइए। ये तो वैसे भी मीडिया के स्टूडेंट हैं, इनकी तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। जाहिर है। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद हम ये बच्चे भी सवाल पूछेंगे। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे से। हमारे मसाल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम प्यास करबला के हवाले से पानी पर बात कर रहे हैं, पानी कितना अहम है। हमारे दरमियान ये बच्चे जो है मीडिया इंस्टीट्यूट से आए हुए IMS से, ये कोई सवाल पूछना चाहेंगे जी। क्या ये सच है कि 2030-40 आते आते सही में इतनी बड़ी क्राइसिस होगी जिससे जंग होगी? और फिर एक सवाल और कि क्या हमारा भारत अफ्रीका की केप टाउन जैसी बनेगी? क्योंकि अफ्रीका की केप टाउन में 2018 जनवरी में बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी, जिसके वजह से एक दिन में एक फैमिली को 50 लीटर ही पानी मिलता था। तो क्या वैसी सिचुएशन भी हमारे इस वर्ल्ड में आने वाली है? मुंबई में बहुत सी जगह हैं जहाँ पानी वक्त पर ही आता है, बहुत उसके साथ मिलता है। बहुत सी ऐसी जगह हमारे यहाँ जहाँ गर्मियों में पानी मिलता भी नहीं है। जी आप बताएंगे कुछ? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है और ऑन एन एवरेज एक इंसान को डेली यूज़ में 25 लीटर मिनिमम पानी की ज़रूरत होती है। आप सब कहीं ना कहीं अपने गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे। मैं इस बार बहुत सालों बाद अपने गांव गया था और जो सबसे बड़ी चेंज मुझे दिखी अपने गांव में वो ये थी कि लोग अब कुएं और जो चापाकल होता था उसका पानी ना पी के खरीद के वो 25 लीटर वाली बोतल की पानी अब गांव में भी लोग पीने लगे हैं। तो आप इससे, और मैं गंगा बेसिन से हूँ, मेरा घर बिल्कुल गंगा के किनारे है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में लोग जब 15 रुपए 20 रुपए की वो बोतल 25 लीटर की पी रहे हैं, तो 2050 आते आते केप टाउन वाली हालत बहुत दूर नहीं है अगर हम सही वक्त पे पानी की अहमियत को नहीं समझते हैं। साहब, क्या ये बाजार तो साजिश नहीं रच रहा है कि वो पानी की एक मसला खड़ा करे? जैसे हमने देखा कि ट्रैफिक का मसला होने के बाद फिर हमारे टोल रोड्स आ जाते हैं, एक बार एक मसला बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको बेचा जाता है। इस वक्त जो दुनिया है या जो समाज है वो न तो पॉलिटिशियंस के हाथ में रहा है, न वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स और मास्टर्स के हाथ में रहा है, न वो सोशल रिफॉर्मर्स के हाथ में रहा है, और ना वो इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में रहा है। वो है मार्केट फोर्सेस के हाथ में।
और हुआ क्या है, जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, वो ये हुआ है कि अब तक हम इंसान गिने जाते थे, अब हम इंसान नहीं गिने जाते। अब या तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, या हम प्रोड्यूसर हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या बायर हैं, सेलर हैं, कंज्यूमर हैं। कुल मिला के हम एक कमोडिटी हैं, हम सामान बन गए। अब जब सामान बन गए तो मैं यहाँ पर आपकी विसादत से एक हदीस शरीफ का कुछ बीच में लाना चाहूँगा। प्रॉफिट मोहम्मद से उनके अनुयायियों ने, उनके मानने वालों ने एक सवाल पूछा कि हम में सबसे अच्छा कौन है। लफ्ज़ यूज़ हुआ अफजल। अफजल का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वो ये कह सकते थे कि जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाला हो, जो सबसे ज़्यादा जिक्र करने वाला हो, जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला हो। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि तुम में सबसे अच्छा, सबसे अफजल, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो है जिसके मैनर्स सबसे अच्छे हैं, जो नैतिकता में उत्तीर्ण है, उत्तम है, जो अखलाक के अंदर बुलंद तरीन है। यानी ये बात कही गई। अब जो मैंने जिक्र मार्केट फोर्सेस का किया, तो जब इंसान ही आपने बीच में से निकाल दिया तो आपने इंसान की कदर बीच में से निकाल दी, आपने अखलाक को बीच में से निकाल दिया। और जब ये दो चीज़ें आपने निकाल दी तो मेरा और आपका, आपका और मेरा, और हमारा और हम सबका जो रिश्ते का जो बांध था ना, जो हमको जोड़ रहा था, ये मुट्ठी ऐसे बना रहा था, हमने उस पर ही आंच ला दी। चलिए, और कोई सवाल है? अभी इन लोगों ने हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिनमें से सर ने बोला कि हमें पता है कि फैक्ट्रीज़ में से इतना पॉल्यूशन आ रहा है हमारे वाटर बॉडीज़ में, सब गवर्नमेंट भी सब कुछ जानती है, उसके बाद भी करप्शन हो रहा है, फिर भी जा रही है सारी गंदगी हमारी नदियों में, वाटर बॉडीज़ में। तो सब कुछ जानने के बाद भी क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप इस पर वोट नहीं देते। अभी हम 18+ भी नहीं हुए हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कहा मनोवर भाई ने। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये उसी के लिए हो रहा है ताकि हम लोग सब अवेयर हों, और जो इसके नाजरीन हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो ये समझ रहे होंगे कि उनकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, ये मैं कह के बच नहीं सकता कि फला जगह ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है, मैंने क्या किया। तो यहाँ पे हमारी सबकी मुश्तरका यानी कि इकट्ठी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की चीज़ों को रोकें, क्योंकि ये किसी खास तबके से इसका रिलेशन नहीं है, इसका तमाम जिंदगी से रिलेशन है। और ये हमेशा ऐसी हर दौर में हुआ है। जिस तरह के करप्शन हुए हैं, जब पब्लिक ने आवाज़ उठाई है तो करप्शन रुक गया है। तो मेरे ख्याल से इस करप्शन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। दूसरी एक और बात मेरी उस वक्त भी रह गई थी, इस पूरे वाटर क्राइसिस की वजह पेड़ों का कम होते जाना और कटना भी है। वो भी हम लोग, पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारे आंगनों में पेड़ हुआ करता था, ज़्यादातर बच्चे झूला झूला करते थे। एक आंगन होता था, सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम होता था, उसमें झूला हम तो खैर खूब झूले हैं झूला। तो वो एक सिस्टम था कि वहाँ पे ग्रीनरी भी रहती थी और पानी भी कंजर्व हो जाता था, वो परकुलेट हो जाता था नीचे, जो मतलब कच्चा होता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वक्त के साथ हम सब लोग पक्के होते चले गए, मकान पक्के हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, पेड़ काटते चले गए। पेड़ों का सिर्फ हम एक ही नुकसान समझते हैं कि सिर्फ वो एक कोई एनवायरनमेंट को इशू है वो, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पानी पे आता है, उसी की वजह से सारा पूरा साइकिल बिगड़ रहा है। तो इसलिए हमें पेड़ काटने के खिलाफ भी मुहिम चलानी होगी। बिल्कुल सही। हाँ, सवाल बेटा। सर, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे ये पूछना है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हमारे वहाँ पे दिल्ली में एक सभापुर विलेज है, वहाँ पे पानी में ब्लड कैंसर आ रहा है मिला हुआ, तो मतलब सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं इस लोगों से। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसका क्या समाधान हो सकता है? पूरी दुनिया आज इस मसले पे कम काम कर रही है कि पानी को कैसे खर्च किया जाए, बजाय कि इस मसले पे ज़्यादा काम हो रहा है कि कैसे हम रिसाइकिल, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जितना भी पानी है, उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करके फिर उसको रीयूज़ करने लायक बनाएं। दिल्ली में जो पानी का आपने कहा सभापुर वाला, वो न्यूज़ मैंने भी देखा था। प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, पानी की गुणवत्ता हम कैसे मापते हैं? उसके पीएच वैल्यू से। दिल्ली में जो हमें पीने का पानी मिलता है वो और जो आप किसी यूरोपियन कंट्री में पानी पीते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लंदन जाने का मौका मिला था 2-3 साल पहले, मैं विजिटिंग प्रोफेसर था वहाँ पे। वहाँ मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त ने फर्स्ट डे वॉशरूम का जो टैप होता है वहाँ से पानी निकाला, ग्लास में पी लिया। हमारे यहाँ वॉशरूम का पानी लोग नहीं पीते हैं। तो मैं बहुत सरप्राइज था, मैंने उससे पूछा कि यार वॉशरूम का पानी कैसे पी सकते हो? तो उसने बताया यार जो इंडिया में हम पीते हैं उसका पीएच वैल्यू और यहाँ का इनकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है बहुत अंतर है।
तो वो क्यों है? क्योंकि रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है यूरोपियन कंट्रीज में वो फार अहेड है इंडिया से। ये सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी शायद हम थोड़ा पीछे हैं, इसी वजह से वाटर क्राइसिस इतनी बड़ी क्राइसिस बनती जा रही है। जैसे अमेजोन का हुआ, उसमें भी किसी और ने आके हेल्प नहीं करी, कुदरत ने ही कुदरत को बचाया। जब बारिश हुई तब जाके वहाँ पे थोड़ी आग कंट्रोल में आई थी। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं कि या तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर जिन्हें देना चाहिए वो इस मसले को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं रखना चाह रहा हूँ बेटा एक जुमला, फिर आपकी बात का जवाब, कि आज की दुनिया जितनी वॉर मैनेजमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर उसका 10% भी वाटर मैनेजमेंट पे और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे खर्च करने लगे तो हमारे ये सारी जो समस्याएं हैं इनका समाधान निकल सकता है। बुनियादी चीज़ ये है। और एक बात पीछे जो आई करप्शन की, एक वक्त में एक शख्स दूध बेचता है जगह जगह बाल्टी में लेकर। ये एक मिसाल से जनरलाइज कीजिएगा उन तमाम लोगों को जो इस श्रेणी के अंदर फंस जाएंगे। एक समय वो आता है कि ये ही आदमी है जिसके पास कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति हो जाती है। पॉलिटिशियन होता है वो शख्स। पॉलिटिक्स में ये पैसा कहाँ से आता है भाई? ये दौलत कहाँ से आती है? सर वो पानी इस्तेमाल करता है ना दूध में, कहाँ से आती है? पानी से तहसील भाई कई सौ करोड़ इकट्ठे नहीं हो जाते। हर पॉलिटिशियन को आप देख लीजिए, आज मालूम होता है कि जैसे पॉलिटिक्स से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कल कुछ नहीं था, बिल्कुल एक मामूली सतही आदमी था, जमीन पे रहता था, ना घर अच्छा था, गाड़ी को तो भूल जाइए आप, न बच्चों को ढंग से पढ़ा सकता था, ना अच्छा पहन सकता था। रातों रात। और एक लाइन का वाक़या सुना दूं, किसी शख्स ने किसी के यहाँ काम करता था, एक मुलाजिम जो है, और इलेक्शन आ गए तो उसने कहा कि अपने मालिक से कि साहब मुझे आपकी बहुत दिन हो गए मुझे आपकी खिदमत करते हुए, और मेरे हालात जो जैसे जब मैं आपके पास आया था वैसे ही मेरे हालात अब हैं। मालिक पॉलिटिशियन थे। मालिक ने पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो उन्होंने कहा साहब मैं क्या बताऊँ, तो आप ही ज़्यादा अच्छा सोच सकेंगे। कहने तुम इलेक्शन लड़ लो। अब वो क्योंकि साधारण आदमी था, बहुत संजीदा बात कर रहा हूं मैं, साधारण व्यक्ति था, वो राजनीति के इन गुणों को नहीं समझता था। उसने कहा साहब मैं अगर इलेक्शन जीत भी गया तो 5 साल के बाद क्या होगा? तो उसे जवाब क्या मिला? ये वो तर्क है जो मेरी बात के साथ जुड़ता है। तो कहा कि तुम्हें 5 साल के बाद भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये बाजार जो सियासत ने हमारा क्या हाल कर दिया है, वो जो बाजार के खिलाड़ी हैं, तेरा हर ख्वाब बेच डालेंगे, कल तो सूखे को बेच डाला था, अब के सैलाब बेच डालेंगे। लौट कर आते हैं जो इंसान की ज़िंदगी है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे पीने का पानी बचाया जाए, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम करबला को भी लेकर आए हैं और उसी पर अब हम बिल्कुल आखिर में है, तो मैं चाहता हूं कि अपने पैनल से बात कर लूं ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। ख्वाजा साहब, करबला किस तरह इस पानी के मिशन को जो है कामयाब कर सकती है? ये करबला जो है हमें 2 सबक देती है। एक सबक तो हमें ये देती है कि हमें कितना ही बड़ा संकट हो और कितना ही बड़ा हमारा इम्तिहान हो, हमें हर हाल में हर कीमत पर सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखना होगा। करबला का जो है वो ये मैसेज है कि पानी की अहमियत को समझिए, उसकी हिफाजत को समझिए, उसकी कीमत को समझिए, और उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। हम जिस तरह उसका इस्तेमाल एज इंडिविजुअल कर रहे हैं, एज इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, एज सोसाइटी कर रहे हैं, एज नेशन कर रहे हैं, एज इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ किस किस तरीके से पानी के मामले में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बना सकते हैं। डॉक्टर अमित सुमन, आप इसको किस तरह से जोड़ेंगे प्यास को, करबला को, और ताकि हम जो उनके मानने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन के, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, सभी उनके मानने वाले हैं, तो अगर हम उनको श्रद्धांजलि दें, खराज अकीदत पेश करें, तो हम किस तरह पानी के मिशन को कामयाब कर सकते? इमाम हुसैन का जो मैसेज था वो ये था कि दुश्मन भी अगर आपके सामने प्यासा हो तो उसको पानी ज़रूर मिलनी चाहिए। एक वाक़या है जो हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। रामायण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, अगर आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ी होगी या सुनी होगी, जब रावण को बाण लगता है श्री राम का और वो लेटे होते हैं बिल्कुल अंत अवस्था में, तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि ये ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी आदमी है, और इस ज्ञानी आदमी से अगर आपको कुछ सीखना है
तो जाओ, पहले उन्हें पानी पिलाओ और फिर उनसे बस वहाँ बैठ जाओगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अंत वक्त है, आप जाएं और सीखें। लक्ष्मण जाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, गलती बस एक करते हैं कि उनके सिर के पास बैठ जाते हैं बजाय कि पैर के। अगर आप पैर के पास बैठते तो सामने मुखातिब होकर वो आपको बहुत सारी बातें सिखा पाते। तो जिस साझी विरासत की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ इमाम हुसैन है, दूसरी तरफ भगवान राम है। दोनों ये बताते हैं कि आपका दुश्मन भी अगर ज्ञानी हो और अगर वो मौत के कगार, इसीलिए शायद आप देखें कि किसी भी धर्म में इंसान जब की आखिरी अवस्था होती तो हम उनको पानी पिलाते हैं। खास करके हिंदुइज्म में आप गंगा जल पिलाते हैं ताकि उनको सीधा मोक्ष मिले, और ये सारी परंपराओं में है। एक और छोटी सी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो अगेन हमें करबला से जोड़ती, 3 त्यौहार अभी हाल फिलहाल में मैंने देखे जिसका कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है तीनों त्योहारों का। ईद में रमज़ान का मौका होता है, आप जब रोज़ा रखते हैं तो सुबह सुबह आप सहरी करते हैं जिसमें आप पानी और जो भी आप खा सकते हैं खाते हैं, फिर पूरा दिन आप भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। शाम को फिर नमाज के बाद इफ्तार करते हैं और फिर आप अपनी प्यास बुझाते हैं। उसमें भी प्यास का कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो त्यौहार है वो तीज होता है। तीज में भी कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह में सरगही करते हैं, सहरी सरगही, उसमें भी एक सुबह पानी पी लिया, पूरा दिन पूरी रात भूखे प्यासे रहना है, अगले दिन फिर आपको जो आप अपना व्रत है वो खोलते हैं पानी पी के। तीसरा जो त्यौहार है वो भी आने वाला है करवा चौथ का, उसमें हम लोग बेसिकली सरगी कहते हैं। सुबह में सरगी किया, पूरा दिन अपने उपवास रखा, शाम के वक्त आप चांद देखते हैं और अपना। तीनों धर्मों में या तीनों जो त्यौहार है उसमें क्या कॉमन है? पानी। और वो इसलिए कॉमन है कि इंसानी जो फितरत है वो कुदरत ने अगर हमें सबसे ज्यादा कुछ दिया है तो पानी, 2/3 तो पानी ही है पूरी दुनिया में। हमारे शरीर में भी खून कम पानी ज्यादा है, प्लेटलेट्स ज्यादा है हमारे शरीर में बजाय कि उसके। तो इसलिए जो इमाम हुसैन का पैगाम है वो जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि था, है और रहेगा। राजनीति हमें भले ही अलग कर दे, लेकिन जो इंसानी फितरत है और तरबियत है जो हमें सिखाई जाती है वो हमें अलग होना नहीं सिखाती है। डॉक्टर साहब, करबला का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो है कुर्बानी, और वही इमाम हुसैन ने ये करके दिखाया कि आखिर उन्होंने जो कुर्बानी दी, जैसे मौलाना ने भी कहा, ये सत्यमेव जयते की वो जंग थी, और वो करबला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो वाक़या अमर हो गया। और हर साल वो मुहर्रम जब आता है, महीना है ये मुहर्रम, इस्लामिक कैलेंडर में फर्स्ट मंथ होता है मुहर्रम का, और ये मुहर्रम के जो ये 1 to 10 जो तारीख़ है 1 से 10 तक, उसके बीच में ये पूरा वाक़या है। पूरी आलम इस्लाम में, इस्लामी मज़हब में अगर कोई 2 मौजज़े या 2 जिनकी अहमियत है सबसे ज़्यादा, तो उसमें एक तो ख़ुद खाने काबा है जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, और दूसरा है आब ज़मज़म, यानी वो पानी जो कभी ख़त्म, वो एक चश्मा है, वहाँ से पानी निकलता रहता है। जब से वो बना है, जब से दुनिया है, जब से वो चश्मा जारी हुआ है, तब से आज तक है, और उससे पूरी दुनिया मुफीद इस्तिफ़ादा ले रही है। सवाल ये है, पानी की अहमियत खुद अल्लाह ने अपने मुआवजे के तौर पे भी दी है, और जैसे पहले भी हमने कहा कि ये ज़िंदगी है और इसको बचाने के लिए हम सबको कोशिश करनी है। इसके बचाने के लिए सिर्फ बोलना नहीं है, एक्शन में भी लाना है। तो हर लेवल पे, वेस्टेज ऑफ वाटर, करप्शन के लेवल पे, जो सिविक कम्युनिटीज़ के फैसिलिटेटर हैं उनके लेवल पे हम सबको अवेयर भी करना है, और हमें उस करप्शन के को भी रोकना है, और अच्छे से अच्छी प्लानिंग जो हम कर सकते हैं अपने थ्रू, और अपने तौर पे भी पानी बचाना है, नहाना नहीं है, ध्यान रखिए। खास तौर से सर्दियों में तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़रूरी हुआ तो नहा लिए, नहीं तो नहीं नहाना है। बस मैं आखिर में हूँ, क्योंकि मौलाना इरफान हैदर साहब जो हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम मुख्तसर होगा इस करबला के हवाले से और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से? मुझे 47 हिजरी का एक वाक़या सामने मेरे आ गया अभी। मौला अली के सर पे ज़रबत लगाने वाला इंसान वो कातिल ज़रूर है, लेकिन मौला ने जब उसके होंठ खुश्क देखे तो आपने अपने बेटे से कहा पहले से पानी पिला दो। क्या उस वक्त वो उससे प्यासा नहीं मार सकते थे? लेकिन वो कातिल था ज़रूर, लेकिन कातिल से पहले वो प्यास था, वो प्यासा था। इमाम मौला मुत्तक़ियान ने उसे पानी पिला कर बताया कि इस्लाम बज़ोर शमशीर नहीं फैला है, बल्कि बज़ोर अखलाक फैला है।
हम सबको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, पेड़ लगाएं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम की हदीस है अगर सूखा दरख्त भी काटो तो उसकी जगह पर एक हरा पौधा लगा दो। दूसरी बात, जैसे कौम बनी इसराइल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यासी मर रही थी, आपने अल्लाह से दुआ की कि पानी नाजिल क्यों नहीं हो रहा है। कहा मूसा पानी तो नाजिल हो जाता, लेकिन तेरी कौम में एक ऐसा सरकश बंदा है कि जिसका काम आपस में कौमों को लड़ाना है, भाई भाई से लड़ाता है, बाप बेटे से जुदाई पैदा करा देता है। जब तक वो तेरी कौम से नहीं हट जाएगा एक कतरे आब नाजिल नहीं होगा। तो कहा फिर मैं क्या करूंगा, अपनी कौम से जाके कह दो वो सरकश बंदा निकल जाए। जनाब मूसा फिर अपनी कौम में आए और आने के बाद में कहा वो कौन सा ऐसा सरकश बंदा है जिसकी वजह से पानी नाजिल नहीं हो रहा है, यानी बारिश नाजिल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है। तो वो बंदा या तो निकल जाए, अगर वो निकलता है तो उसकी फिर रुसवाई हो जाती है ज़माने में। उसने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार अगर मैं निकल जाऊंगा तो मेरी रुसवाई हो जाएगी, पूरी दुनिया मेरे ऊपर अंगुश्त नुमाई करेगी। तो अब लिहाजा मैं गुनाह की जो मैंने गुनाह किए हैं मैं तौबा करता हूँ और मैं कभी भी अब इख्तलाफ की बात नहीं करूँगा। तो सबसे अहम बात जो है वो इख्तलाफ की बात होती है, जो हम आपस में जुज़वी बातों को लेकर एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर देते हैं। इस्लाम के अगर मानने वाले हैं तो खुद तारीख़ कहती है कि इस्लाम में निफाक क़यामत से कम नहीं, आपस का इत्तेहाद इबादत से कम नहीं। तो इंसान को गुनाह ऐसे नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से अल्लाह अपनी रहमत को रोक ले। नाज़रीन, बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। गुनाहों से इंसान खुद ब खुद अगर बचा लेगा अपने आपे को तो इंशाअल्लाह न जंग होगी न पानी की किल्लत होगी। बहुत सही बात है। और देखिए नाज़रीन, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान जो है आगे बढ़कर पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। हमारे अंदर जो सूफिज्म है, जो भक्ति है, जो हमारे अंदर आपसी मेल मिलाप इंसानियत की तालीम है, उस पर हम सबको चलना होगा। पंडित भुवनेश शर्मा भुवन अमरोवी के दो शेर हैं कि हिंद में काश हुसैन इब्ने अली आ जाते, हिंद में काश हुसैन इब्ने अली आ जाते, चूमते उनके कदम पल के बिछाते हिंदू, जंग करने अगर आ जाता कोई उनसे यजीद, उसे रावण की तरह धूल चटाते हिंदू, उनके खैमे भी गंगा के किनारे होते, उनके पशुओं को भी पानी पिलाते हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा।